नमस्कार दोस्तों, मैं आवेश पांडे जीएस पुराण में आज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर आप 3 जनवरी का देखेंगे, ठीक है। और आपने इसके पहले जो 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं तो आप प्लीज उसको भी देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। आप इसको नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ों को इसमें आप नोट करिए। ये बहुत ही आपके लिए आने वाली, चाहे यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होना है या फिर किसी भी पीसीएस के मेंस में, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। विजन आईएएस काफी प्रतिष्ठित मैगजीन है, ठीक है। तो आप जानते ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कहाँ से हम पढ़ाई कर रहे हैं। आपको सिर्फ 2 काम करना है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अभी तक आपने नहीं किया है। दूसरा काम, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। प्लीज इसको अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही मेहनत करके इसको मैं आप क्या कहते हैं आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। बहुत कुछ आप जानते भी रहते हैं इससे पहले से, और जो अगर न रहे तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आइए देखते हैं। इंडिया सबमिट्स इट्स फोर्थ बाइनियल अपडेट रिपोर्ट, BUR4, किसको? यूएनएफसीसी को, ठीक है। अभी क्या चीज है यूएनएफसीसी? क्या है यूएनएफसीसी? यूनाइटेड नेशन, क्या कहते हैं, एक 1992-91 में, ठीक है, 91-92 में एक रियो अर्थ समिट हुआ था, ठीक है। और वहां पे कुछ संस्थाएं बनी, तो एक यूएनएफसीसी है। ये क्या करती है? क्लाइमेट चेंज के लिए, क्लाइमेट, ग्लोबल क्लाइमेट के लिए। क्यों पता? हाँ, 1990-91 में, उस समय तो काफी ग्लोबल वार्मिंग उतना था नहीं, धीरे धीरे बढ़ रहा। तो लोगों ने सोचा क्यों ना एक ऐसी संस्था बनाए, एक ऐसा रोड मैप तैयार करें जिससे हम आने वाले ग्रीन हाउस एमिशन को रोक सके। ज्यादा मैं यहाँ सिर्फ करंट अफेयर का ही पोर्शन बताऊंगा, कोई स्टैटिक ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बस नॉर्मली है कि यूएनएफसीसी में एक बाद में इसका एक क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, सीओपी, एक मीटिंग होती है, सीओपी। एक COP 21 हुआ था। कब हुआ था? 2015 में। COP 21 कब हुआ था? 2015 में। कहा? पेरिस में, ठीक है। तो पेरिस एग्रीमेंट हुआ। वहां पे कुछ कुछ देशों ने बोला कि हम ये करेंगे, कमिटमेंट नहीं होता, कहता हम ये करके दिखाएंगे, हम ये करके दिखाएंगे। तो भारत ने कहा हम ये करके दिखाएंगे। भारत ने कुछ कमिटमेंट किए, तो वो कमिटमेंट में कितना खड़ा उतरा भारत, कितना किया, तो उसी को अपडेट करता है और यूएनएफसीसी को बताता है। तो वो फोर्थ, हर 2 साल में बताना रहता है। तो ये इसका फोर्थ बाइनियल अपडेट रिपोर्ट है, ठीक है, BUR4। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया है वो देखते हैं। अच्छा, इसको कौन देखता है भारत में? कौन इसका नोडल मंत्रालय कौन है इसमें? मिनिस्ट्री कौन है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, जो आपकी जो क्या कहते हैं, पर्यावरण मंत्रालय है। इसका आर्टिकल जो 4.1 ऑफ 4 है यूएनएफसीसी, इसके तहत ही रिपोर्टिंग की जाती है, ठीक है। ग्रीन हाउस, आज की हाईलाइट्स क्या है? ग्रीन हाउस एमिशन जो भारत में कम हुआ, कितना? 7.93% से। कब? 2020 में, इन कंपेरिजन टू 2019, ठीक है। तो अगर यूनिट में अगर देख लें तो 100 अगर यूनिट आपने 2019 में अगर एमिट किया है, तो आप सिर्फ इस समय कितना आपने एमिट किया? लगभग 92 यूनिट आपने एमिट किया, ठीक है। कब? 2020 में। सेक्टर वाइज देख लें, सबसे ज्यादा कहाँ पे डिक्रीज किया गया? एनर्जी में, फिर एग्रीकल्चर में। मतलब ग्रीन हाउस एमिशन का जो डिक्रीज किया गया, हम ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन नहीं कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी कितना है? जो कि रिड्यूस्ड बाय 36% है बिटवीन 2005 से 2020, ठीक है। ये जीडीपी का मतलब कि अगर आप जीडीपी जितना पैसा है उसके हिसाब से जो एमिशन इंटेंसिटी है हमारी, मतलब समझ लीजिए कि आप 2005 में जितना खर्च कर रहे थे, अब उतना 2020 की मतलब तक आते आते आपने 36% तक आपने कम कर दिया है। शेयर ऑफ नॉन फॉसिल सोर्सेस, नॉन फॉसिल सोर्सेज मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहा है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है? ये 46.52%। इसका मतलब क्या है? अगर 100 यूनिट बिजली या 100 यूनिट एनर्जी की उत्पादन, मेनली इलेक्ट्रिसिटी होता है इसमें, अगर आप 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं तो उसमें से जो 46, लगभग 46.5 यूनिट जो बिजली है, वो रिन्यूएबल एनर्जी से पैदा हुई है। मतलब वो या फिर विंड एनर्जी हो सकती है, या फिर सोलर एनर्जी हो सकती है, या फिर हाइड्रो एनर्जी, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी हो सकती है, ठीक है। अब कह देंगे फॉसिल सोर्स क्या होता है, तो उसको थर्मल वाला के जो कोयला के थ्रू करते हैं, कोयला। कोयला से क्या प्रॉब्लम है भाई? कार्बन ज्यादा एमिट करता है, इसलिए उसे दिक्कत होती है, इसलिए कहते हैं उसको हटाइए। जनरेशन ऑफ कार्बन सिंक, कार्बन सिंक क्या है? आप वो देखते हैं ना, किचन में सिंक होता है। सिंक क्या करता है? आप बेसिन होता है ना, बेसिन के बीच में सिंक होता है, आप पानी गिराते हैं तो सब इकट्ठा होकर उसी में चला जाता है। तो ये कार्बन सिंक क्या है? तुम्हारी जो चीज कार्बन को जो अपने पास लाके इकट्ठा करता हो, मतलब अपने पास जमा कर रहा हो, क्या? जैसे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे कार्बन लेते हैं ना, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो कार्बन को आपके एनवायरमेंट से क्या कर रहे हैं? CO2 को क्या कर रहे हैं? वो कम कर रहे हैं, ठीक है, वो कार्बन सिंक हो गए।
तो एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.29 बिलियन टन ऑफ CO2, ठीक है, हैव बीन क्रिएटेड। क्रिएटेड मतलब पेड़, इतने ढेर सारे पेड़ पौधे लगाए गए जो कि उनकी जो क्षमता है लगभग इतने टन ऑफ कार्बन को सोखने की क्षमता उनके अंदर है, थ्रू फॉरेस्ट सेंट्री कवर कब 2005 से 2021 तक। और फॉरेस्ट सेंट्री कवर देखें जो अभी जो IFSR रिपोर्ट आया उसके हिसाब से भारत में जो फॉरेस्ट सेंट्री कवर कितना है, भारत का टोटल 25.17%, ठीक है, ऑफ कंट्रीज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया, जो अभी ISFR रिपोर्ट 2-3 दिन पहले आया है, आप उसको देख सकते हैं। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट उसको कहते हैं, ठीक है। इंडिया इनिशिएटिव्स क्या है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के। अब ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो भी चला है, आपको पता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो भारत में लॉन्च किया था, CDRI कोलिशन फॉर डिजास्टर रिलीजन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये है। लाइफ मूवमेंट आप उतना इस्तेमाल करें जितना आपको जरूरत हो, फालतू का लालच ना बढ़ाइए, ठीक है। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मूवमेंट हो गया। और कुछ नेशनल स्कीम्स लाए गए जैसे PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मतलब इसमें क्या है कि सोलर एनर्जी लगाई जाएगी लोगों के घर पे, और वो एनर्जी जितना यूज करना हो करेंगे, बाकी वो सोलर एनर्जी दूसरों को भी बेचेंगे, उससे क्या होगा, उनको पैसा भी मिलेगा, उनकी अपनी बिजली भी फ्री होगी, ठीक है। बस प्रोग्राम जितना चलाया गया, ये सब भारत के इनिशिएटिव्स हैं। आप इनको नोट कर सकते हैं, पॉइंट बुलेट पॉइंट में आप इसको लिख सकते हैं। यही सब पॉइंट आपको लिखते हुए मेंस में याद नहीं आएगा, और ये सब इंपॉर्टेंट डेटाज है, इसको आप सेव कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ CII इंडियन इंडस्ट्री, जो CII है, सॉरी CII जो है, उसने एक रिपोर्ट जारी किया है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। तो सेस रिपोर्ट इसने स्कूल एजुकेशन सिस्टम रिपोर्ट लाया है, इसे कंपेयर करता है विदेशियों से। मतलब क्या, भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है और जो विदेशों का, जो दूसरे देशों का एजुकेशन सिस्टम है, उसमें क्या अंतर है, कितना कंपेयर, क्या और करने की जरूरत है, हम कितना पीछे हैं, कितना आगे हैं। तो एक कंपेरेटिव क्या कहते हैं, ये लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये किसके कौन से देशों से इन्होंने स्टडी किया है, US कंपेयर में UK, चाइना, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, लगभग कई कई देश, जो बड़े बड़े देश आप सुनते हैं, उसे कंपेयर किया। इन्होंने क्या पाया, भारत में जो स्टडी पढ़ाई होती है ना, तो थ्योरेटिकल नॉलेज और रोट लर्निंग पे ज्यादा हो, ठीक है। थ्योरी पढ़ाओ, ये पढ़ो, उसने क्या किया, न्यूटन की तीनों लॉ लिखो, अगर तीनों लॉ जो बता दिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन लॉ का प्रैक्टिकल यूज नहीं कोई कर पाता है। एडिसन ने बल्ब बना दिया, रट लो, ये एडिसन ने बल्ब कैसे बनाया, उसका प्रैक्टिकलिटी पे कोई नहीं ध्यान देता, ठीक है। ये इंडिया का, वहां पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया में इंक्वायरी बेस्ड मेथड होता है, ठीक है। लोग सवाल करते हैं, मतलब वहां समझ लीजिए भारत से बेहतर ही है ऑस्ट्रेलिया का। US का क्रिएटिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, बनाओ, बल्ब लो, बना के दिखा दो, ठीक है। तो मतलब बल्ब, ये तो जापान में कहा जाता था, लेकिन US में भी काफी क्रिएटिव, यहाँ भारत के अंदर रटना नहीं होता सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे मेमोरी बेस्ड, आपकी मेमोरी का टेस्ट होता है भारत में। तो अब देखिए, अब भारत की GDP का कितना खर्चा भारत लगभग करता है, अपना लगभग 2.8% एवरेज खर्चा करता है, दो, ठीक है, 2.5 से 3% का GDP पे भारत खर्चा करता है अपनी शिक्षा पे। वहीं चाइना देख लीजिए 4.1% खर्च करता है। अब ये भी परसेंटेज ऑफ GDP ज्यादा नहीं है। चाइना की GDP अपना 4% समझ लीजिए कितने का, 15, लगभग 16 से 18 ट्रिलियन डॉलर का, 4.1%। और भारत का ये 2.9% किसका है, लगभग साढ़े 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर के बीच का। आप समझ लीजिए कितना फर्क है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का मान लीजिए ठीक है हमसे कम है, लेकिन फिर भी परसेंटेज के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया का जो ज्यादा है ना, आप देखेंगे भारत के बराबर है लगभग होगा पैसा, एब्सोल्यूट अमाउंट में। स्वयं भारत का ऑनलाइन कोर्सेज है, स्मार्ट क्लासरूम है भारत में, ठीक है। स्वीडन में एक नया चलता, वहां पे क्या करते हैं लोग, नेशनल डिजिटलाइजेशन स्ट्रेटेजी अपनाते हैं ये लोग, ठीक है, फॉर स्कूल सिस्टम के लिए। ये किसका है, स्वीडन का है। चैलेंजेस क्या है इंडियन एजुकेशन सिस्टम का, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा, जब मेंस में लिखते हैं ना तो ये चीजें याद नहीं आती है। चैलेंजेस क्या है, रीजनल डिस्पैरिटीज है, बिल्कुल क्यों नहीं है, शहरों गांव में बहुत अंतर है, शहरों का जाइए आप स्कूल देख लीजिए, गांव का और शहरों का बहुत अंतर है। जेंडर गैप्स, लड़कियां पढ़ाई कम, ज्यादा उनको पढ़ाई करने के लिए नहीं भेजा जाता है, लड़के ज्यादा पढ़ते हैं। परसिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, बिल्कुल सही है, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप देखते होंगे कि सैनिटेशन की प्रॉब्लम होती है, लड़कियों के लिए बाथरूम की भी व्यवस्था अलग अलग नहीं होती, ये भी इसको फ्यूल करता है, क्या, जेंडर गैप को, ठीक है। स्टार्क रूरल अर्बन इनइक्वालिटी, वही जो बताया लगभग वही है। लिमिटेड होलिस्टिक एजुकेशन हिंडर्स इक्विटेबल लर्निंग, बिल्कुल। लैक ऑफ 21st सेंचुरी स्किल हैम्पर एम्प्लॉयबिलिटी, आप जो पढ़ाए, मतलब कि जो आज के समय में स्किल है हमारे पास, जो आम भारतीयों के पास है, वो इंडस्ट्री को मैच नहीं कर रही है।
ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है भारत में। दिक्कत क्या होती है, एक बार सुशांत सिंह राजपूत का आप एक वीडियो अगर शॉर्ट्स कभी देखेंगे, वो क्या कहता है कि जो अभी इस समय करंट पोजीशन में जो क्लास 7 8 में जो लड़का पढ़ाई करता है, ठीक है, उसको क्या सिखाया जा रहा है जो इस समय ग्लोबल डिमांड है। और ये 5 6 साल बाद जब ये 12th पास करेगा, फिर 3 4 साल बाद ग्रेजुएशन पास करेगा, लगभग 10 साल बाद जब ये वापस जाएगा, क्या सीखा रहेगा जो आज के समय जो ये 10 साल पहले जो सीखा है, मतलब जो जब 7 8 में था। लेकिन जब ये 10 साल बाद आता है तो ग्लोबल डिमांड बदल चुकी होती है भाई। ठीक है, तो ये दिक्कत है, तो जो इंडस्ट्रियल एकेडमिया गैप है, ये प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट करती है। रिकमेंडेशन क्या है, बजट अपना इंक्रीज करो, 6% ऑफ जीडीपी तक फोकस करो, डिजिटल एजुकेशन पे ध्यान दो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को और अच्छे से इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, टीचर ट्रेनिंग पे ध्यान दो, फ्लेक्सिबल करिकुलम्स बनाओ, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट टू स्किल बेस्ड एजुकेशन को दो। ये सजेशंस है। पेडागोगिकल चेंजेस लाओ, जो टीचर का पढ़ाने का तरीका है उसको बदलो, इक्विप टीचर्स विद इंटरेक्टिव मेथड टू फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग। ही नहीं सिर्फ डंडा लिख बैठ जाओ, याद करके सुनाओ, दो दूनी चार, दो तिहाई छह, ये याद करने से ऐसा नहीं होने वाला है। टीचर को एक अलग इंटरेक्टिव मेथड टीचर को अपनाना होगा। ठीक है, तो उसके लिए डायनेमिक चेंजेस लाने पड़ेंगे आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स वर्किंग ग्रुप ऑफ रिवीजन ऑफ करंट सीरीज ऑफ डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, एक दो होता है, एक डब्ल्यूपीआई होता है, एक सीपीआई होता है। ये क्या करते हैं, भारत में इन्फ्लेशन जो होता है उसको क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन एस्टिमेशन का काम करते हैं ये। ठीक है, तो भारत में इस समय जो ऑफिशियल डेटा लिया जाता है, किस लिए लिया जाता है, वो सीपीआई से लिया जाता है, कंज्यूमर प्राइस क्या कहते हैं इंडेक्स लिया जाता है। 18 मेंबर की बॉडी बना दी गई है। क्या करेगा, ये बेस का रिवीजन करेगा। इस समय डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर क्या है, 2011 12। तो ये क्या इसको बढ़ाया जा सकता है? जी हाँ, ये लोग कह रहे हैं 2022 23 कर दीजिए सर। ठीक है, डब्ल्यूपीआई सीरीज का कितनी बार बदलाव आ चुका है, लगभग 7 बार चेंजेस लाए गए हैं। सबसे पहले 1952 53 में था, फिर लगभग हर 10 साल के अंतराल में आप देखते हैं इसको। ठीक है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है वर्किंग ग्रुप का, वो सजेस्ट चेंजेस करेगा कि कमोडिटी ऑफ बास्केट डब्ल्यूपीआई और पीपीआई। अच्छा, ये भी कहेगा क्या हमको डब्ल्यूपीआई से पीपीआई पे आना चाहिए, ये क्या प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पीपीआई, ये भी सजेस्ट करेगा। और कौन सा कम्युनिटी बास्केट उसमें क्या क्या रहेगा, स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात कर रहा है। ठीक है, उसको कंप्यूटेशनल मेथोडोलॉजी में चेंजेस लाएगा। पीपीआई क्या करता है, एग्जामिन मेथोडोलॉजी फॉर कंपाइलेशन ऑफ पीपीआई, सजेस्ट इंप्रूवमेंट, रिकमेंडेशन फॉर रोड मैप फॉर स्विच मैप की, किस रोड मैप पे हम डब्ल्यूपीआई से पीपीआई पे शिफ्ट होंगे। अब इस दोनों में अंतर देख लेते हैं क्या है। ठीक है, ये सम जो मतलब डब्ल्यूपीआई क्या, होलसेल प्राइस जो होलसेल पे होता है, और प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये और पहले है डब्ल्यूपीआई, पहले पीपीआई स्टेज है, फिर डब्ल्यूपीआई, फिर सीपीआई, पहले प्रोड्यूसर, फिर होलसेल, फिर कंज्यूमर, यही तो होता है मामला। ठीक है, देख सकते हैं डब्ल्यूपीआई क्या करता है, सर्विस इंक्लूड नहीं करता, ये सर्विस इंक्लूड करता है। मल्टीपल काउंटिंग बायस पाया जाता, मतलब कई बार एक चीज कई बार गिनती हो जाती है लगभग गलती से, पीपीआई में होगी नहीं, मैं सीधा अब एक ही आदमी उगा रहा हूँ दे दिया, मामला इसकी गिनती होगी पैसा का। अब वो जो उगा रहा है कई लोग को दे सकता है, इसलिए मल्टीपल काउंटिंग हो जाती है डब्ल्यूपीआई में कभी कभी। ठीक है, नीति नीति आयोग अपना 10 साल बना रहा है फाउंडेशन का। जी हाँ, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको कहते हैं नीति आयोग। वो कब बना था, 1 जनवरी 2015 को। किसको रिप्लेस किया था, प्लानिंग कमीशन, पहले योजना आयोग हुआ करता था। ठीक है, योजना आयोग कब बना था आपको पता होगा, 1950 के आसपास बना था। और कौन सी किसके रिकमेंडेशन से बना था ये, एक बॉडी थी शायद केसी नियोगी बॉडी बॉडी थी। ठीक है, केसी नियोगी का एक कमीशन था, उसने इसको क्या कहते हैं रिकमेंड किया था बनाने के लिए। नीति आयोग को 2 मैंडेट है, मतलब नीति आयोग को 2 मेन काम है। पहला क्या, एडॉप्शन एंड मॉनिटरिंग ऑफ एसडीजी इन द कंट्री, समझ गए, एडॉप्शन एंड मॉनिटरिंग ऑफ एसडीजी इन द कंट्री। और दूसरा क्या, प्रमोट कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, समझ गए, दो चीज अमंग द स्टेट्स एंड यूटीज। ठीक है, एसडीजी क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आप पढ़े होंगे ना, एसडीजी 15 तक है, 17 तक है, सॉरी 17 तक है। और इसको 2015 से 2030 तक के बीच का गोल है ये, हमको 2015 से 2030 तक हमको एसडीजी को अचीव करना है। कंपोजिशन क्या है, नीति आयोग के हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, सीधी सी बात है। ठीक है,
और इसका देख लेते हैं बाकी ये सब। इसमें देखिए, इसमें मुख्यमंत्री जो सीईओज हैं, क्या कहते हैं, वेरियस कंपनीज के ये भी कभी कभी इनवाइटीज हो जाते हैं, मंत्री होते हैं सब लोग, इसमें स्टेट का भी पार्टिसिपेशन होता है। आपको मेनली प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बीच का अंतर मैं आपको बताता हूँ। प्लानिंग कमीशन टॉप टू डाउन अप्रोच को अपनाता था, सेंट्रलाइज प्लानिंग करता था। नीति आयोग बॉटम टू टॉप अप्रोच अपनाता था, मतलब पहले लोगों का सुधार करते हुए ऊपर आओ। पहले कहते हैं ऊपर अधिकारियों को सुधारो तो वो नीचे लोग सुधारेंगे। समझ गए इसका टॉप टू डाउन अप्रोच एंड बॉटम टू अप अप्रोच इसको कहते हैं। ये डिसेंट्रलाइज्ड विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट। यहाँ पे सेंट्रलाइज मॉडल था, जो ऊपर वाले कह दिए नीचे मानो, ये बोला नहीं, उनकी भी सुनो। ठीक है। हैड फाइनेंशियल पावर्स टू एलोकेट रिसोर्सेज टू स्टेट्स एंड अप्रूव स्टेट्स प्रोजेक्ट। ठीक है। ये बोलते थे, ये एलोकेशन भी कर देते थे रिसोर्स का, किसको क्या कैसे। नीति आयोग सिर्फ रिकमेंडेशन देता है, रिसोर्स एलोकेशन अब सिर्फ फाइनेंस कमीशन करता है। तो जो ये प्लानिंग कमीशन, कभी ये प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस कमीशन के पावर्स के बीच में कभी ये लड़ाई झगड़ा होता था। नीति आयोग ने भारत में 2014 के बाद से सरकार ने कह दिया भाई दोनों का मामला अलग अलग करो। इसलिए क्या हुआ, नीति आयोग ने फाइनेंशियल पावर छीन लिया गया, अब इसको फाइनेंस कमीशन को दे दिया गया। इट हैज नो फाइनेंशियल पावर। फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग 5 ईयर प्लान पहले चलता था, आपको पता, अब एक स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म प्लान चलता है। हैड लिमिटेड स्टेट इन्वॉल्वमेंट, वही मैंने आपको बताया कि इसमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सभी सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी इसमें, जो इसका गवर्निंग काउंसिल है उसमें आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एनपीसीआईएल जो है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बोला है कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन हो सकता है न्यूक्लियर सेक्टर में। है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन होगा भाई, अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट आएगा भारत में। भारत लगभग $26 बिलियन का इन्वेस्टमेंट सर्च कर रहा है लगभग न्यूक्लियर एनर्जी में। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, इनोवेशन के लिए एनर्जी ट्रांजिशन में आपको मदद मिलेगी, मतलब आप नॉन फॉसिल से फॉसिल फ्यूल से नॉन फॉसिल फ्यूल पे आ सकते हैं, मतलब नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल एनर्जी पे आ सकते हैं। ठीक है। और जो आपको नेट जीरो एमिशन भारत का टारगेट है कब तक, 2070 तक, इसको भी आप अचीव कर सकते हैं। ये सब मैंने क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि इन सबको कोई मतलब नहीं है, काफी टेक्निकल चीजें हैं, इसका कोई मतलब नहीं। मेनली आप जान गए कि प्राइवेट सेक्टर के भी क्या है, इन्विटेशन है। अब चैलेंजेस क्या आएंगे प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के लिए, क्योंकि लीगल चैलेंज है, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 कहता है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता है। अनसर्टेनिटी है अराउंड लाइबिलिटी लॉज। ठीक है। अब मान लीजिए अगर अब कुछ हो गया, ठीक है, प्राइवेट में कुछ हो गया, तो इसकी वजह सिविल लाइबिलिटी, उसकी लाइबिलिटी किसके पे बनेगी, ये काफी दिक्कत है। ठीक है। हाई इनिशियल कॉस्ट ड्यू टू कैपिटिव इंटेंसिव नेचर ऑफ न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। ठीक है, काफी हाई इनिशियल कॉस्ट आएगा भाई, जो चला लेगा उसी को चलाना पड़ेगा, ये नहीं कि उसका आईपीओ निकालेंगे कोई भी आके चलाए। ठीक है। ये क्लोज इकोनॉमी में काम करेगा एक तरीके से, मतलब कि उसका कोई आप पब्लिक ऑफरिंग नहीं लाओगे, आप जो चला रहे हो सही चला, मतलब कुछ इसी टाइप का होगा। इसलिए काफी देखिए कैपिटिव इंटेंसिव नेचर ऑफ न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है ये। पब्लिक ट्रस्ट, भाई लोग कैसे विश्वास करेंगे कि प्राइवेट न्यूक्लियर ऑपरेशन सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ट्रांसपेरेंसी की बहुत ही जरूरत है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिक्लेयर किया है 2025 को एज ए ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। ठीक है। जो कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेस को एम करते हुए, टेक्नोलॉजिकल एडवांस कम्बैट रेडी बनाते हुए। ठीक है। तो आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने के लिए है ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, किसको, 2025 को। इंटीग्रेटेड, अब कैसे होगा ये सब, एक क्रिएटर कमांड बनाइए, आईटीसी बनाइए इंटीग्रेटेड, मतलब उस जगह पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है, कोस्ट गार्ड, अगर मतलब अगर नीचे की तरफ हो रहा हो तो तीनों एक साथ काम करेंगे, इंटीग्रेटेड कमांड बनेगा। ठीक है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजिकल एंड न्यू डोमेन्स, फोकस ऑन साइबर एंड स्पेस डोमेन भी, एआई एंड मशीन लर्निंग, इन सब में आप भी जाइए। ठीक है। मतलब इस समय कहा जा रहा है कि इसरो भी इसमें अब एक आर्मी डिफेंस का एक चौथा अंग बन गया है, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बाद। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर एंड नॉलेज शेयरिंग, कोलैबोरेशन, ब्रेकिंग साइलोज, मतलब आप देखते हैं साइलोज में क्या कि आप देखते हैं टायर कहीं और बन रहा है, सब कुछ अलग अलग चल रहा है, साइलोज में हो रहा है, तो ये सब अलग सरकार, अब ये इंटीग्रेटेड काम करेगा। ठीक है। सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन, डेवलपिंग ज्वाइंट ऑपरेशन कैपेबिलिटीज थ्रू इंटर सर्विसेज कोऑपरेशन ट्रेनिंग।
डिफेंस एक्सपोर्ट एंड R&D में ये फोकस करेगा। इनिशिएटिव ऑफ डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के? प्रमोटिंग प्राइवेट एंड एमएसएमई पार्टिसिपेशन, बिल्कुल आईडेक्स के जरिए अमेरिका के साथ, ठीक है। आप आईडेक्स अपनाते हो तो इनोवेशन एंड डिफेंस एक्सीलेंस इंडियन अमेरिका का है ये। सृजन, सेल्फ रिलायंट इनिशिएटिव थ्रू ज्वाइंट एक्शन, सृजन पोर्टल टू फैसिलिटेट इंडिजनाइजेशन, ठीक है। सृजन पोर्टल के तहत भारत लोकल कंटेंट की मात्रा ज्यादा रहे, इस पर ध्यान दिया जाता है अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग चीजों में। एफडीआई की पॉलिसी को लिबरलाइज कर दिया गया है। 75% तक ऑटोमेटिक रूट के तहत विदेशी कंपनियां भारत में डिफेंस में क्या कहते हैं न्यू डिफेंस इंडस्ट्रियल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकती हैं, अप टू 100% तक थ्रू गवर्नमेंट रूट। आल्सो न्यूज में था क्या, सेंडरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें न्यूज में था। अब लेकिन मेनली यहाँ पे फॉर्मल सर्वे हुआ था। ये कहाँ पे, साउथर्न वेस्टर्न घाट जो कोल्लम है केरला में, वहां पे है। ये हिस्सा किसका, अगस्त मलई बायोस्फीयर रिजर्व का। ये अपना नाम चेनकुरुंजी से पाती है, एक लोकली स्पीसीज है, ठीक है, एंडेमिक स्पीसीज है, उससे ये पाती है अपना नाम। सेंडन नदी यहाँ से कौन सी बहती है, सेंडरनी, काजू, तुरुती एंड कुला तुपुजा, ठीक है। टुगेदर ये सब मिलकर रिवर कलादा बनाती है, रिवर कलाद, ठीक है। सडनली जो रिवर बहती है उसी के नाम पे सडनली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम पड़ा है। थेनमाला क्या है, थेनमाला एक जगह है, द फर्स्ट प्लांट इकोसिस्टम, सॉरी, इको टूरिज्म, द फर्स्ट प्लांट इको टूरिज्म डेस्टिनेशन इन इंडिया, कहाँ पे है, थेनमाला में है, ठीक है। और मिथाइल मिथाइल कोबलामीन, FCCI provides classification in guideline for uses of methylcobalamin in health supplement, medical purposes and nutraceutical for products, ठीक है। FCCI had banned methyl-cobalamin इन 2016 में बैन कर दिया था इसको, और बैन बाद में 2021 में हटा दिया था, बट इज येट टू नोटिफाई द सेम, ठीक है। बैन हटा दिया गया लेकिन उसको अभी नोटिफाई नहीं किया गया था। आपको एक बात बता दो, ये जो विटामिन B12 होता है ना, इसी को कहते हैं मिथिला मिथाइल कोबलामिन। इसको एक और नाम से आप पढ़ते होंगे, इसको साइनोकोबलामिन भी कहा जाता है, ठीक है। ये एक क्या कहते हैं, इट इज अ नेचुरली अकरिंग फॉर्म ऑफ विटामिन B12 है, नेचुरली अकरिंग है, दैट कैन बी ऑब्टेन थ्रू सप्लीमेंट्स, जैसे कि फिश, मछली खाते हैं, मीट, एग्स, मिल्क, इन सब में मिलता है आपको। बी, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, मतलब ये आपकी बॉडी में जल्दी खत्म हो जाते हैं, वाटर थ्रू घुल के निकल जाते हैं, इसलिए आपको विटामिन B12 की बहुत जरूरत पड़ती है। ये डीएनए सिंथेसिस में मदद करता है, आरबीसी प्रोडक्शन, एक खून बढ़ाने में मदद करता है, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को एक्टिव रखता है, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल मतलब आपके दिमाग को तमीज से रखता है ये। विटामिन B12 बाद साइनोकोबलामिन, वही जो मैंने आपको बताया था, सेल मल्टीप्लीकेशन में काम करता है। बाकी ये चीजें आप जान गए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं जानना है। आइए और एक चीज देखते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी। सुप्रीम कोर्ट ने फिर स्टेटेड किया है, क्या बोला कि ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, अभी ये मूल अधिकार नहीं है, ये क्या है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है, जो कि आर्टिकल 300 ए में है। आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 जो है, इसको मूल अधिकार से हटा दिया गया था, जो कि पहले आर्टिकल 31, पहले 1901 F में था, बाद में 31 में रख दिया गया था। अब इसको वहां से हटा के 31 से हटा के आर्टिकल 300 ए में रख दिया गया, जो कि ये सिर्फ एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। और इससे कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है। रिवर गोमती को देख लेते हैं। एक इंडियन आर्मी ने एक कमीशन, एक बॉडी बनाई है एक सर्विसमैन की, जो कि क्या काम करेगा, फॉर द रिवाइटलाइजेशन ऑफ रिवर गोमती। आपको पता है रिवर गोमती का जो स्ट्रेच है ना, बहुत ही गंदा है, या लखनऊ से जो आप जौनपुर तक के मतलब उस इलाके के स्ट्रेच को देखेंगे ना, बहुत ही गंदा है रिवर गोमती, ठीक है। भारत का सबसे गंदा स्ट्रेच माना जाता है लखनऊ के आसपास वाला। और नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा का सपोर्ट करेगा ये कौन सी बॉडी, CETF, कंपोजिट इकोलॉजिकल टास्क फोर्स। ये किसकी बनाई हुई बॉडी है, इंडियन आर्मी के जो एक्स सर्विसमैन है, ये सब मिलकर काम करते हैं। गोमती नदी के बारे में जान रहे हैं, गोमत ताल से निकलती है, जिसको फुल्लर लेक कहा जाता है, फुल्लर झील। एन है गलत है, ठीक है, इसका FULLAR है, ठीक है, फुल्लर,
फुल्लर लेक इसको कहा जाता है, कहाँ पे, पीलीभीत जिला में। ठीक है, ये रिवर नदी गंगा की सहायक नदी है, जो कि गाजीपुर में जाके मिल जाती है। और इसकी जो कुछ सहायक नदियां कौन सी, कठिना और सई। ये सई, बनारस में दो नदियां बहती थी, सई और वरुणा। वरुणा नदी इस समय क्या कहते हैं, लोप हो चुकी है लगभग, बहुत ही गंदा नाला लगभग बन गई है वरुणा नदी। तो ये सई और वरुणा नदी मिलकर ही बनारस का नाम वाराणसी, जो बनारसी आप पढ़ते हैं ना, वाराणसी, ये वरुणा नदी और जो सई नदी है, इस नदी के नाम से था। प्रोजेक्ट विस्तार, आईआईटी मद्रास और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने मिलकर प्रोजेक्ट विस्तार बनाया, जिसका फुल फॉर्म है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। आप समझ गए, एक नेटवर्क होगा ऑफ नेटवर्क्स। आपको मेनली इसमें क्या है, एक डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, जो कि आपको सीमलेस एक्सेस देगा वाइटल एग्रीकल्चर रिसोर्सेज के बारे में, एग्रीकल्चर डेटा देगा। ये जो प्रोजेक्ट विस्तार के तहत एक मिला के एक पोर्टल बना देगा, आपको सारा मिलता रहेगा, यही है इसमें। प्रोवाइड्स फार्मर्स विद इंफॉर्मेशन और रिलेवेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, मतलब कि फार्मर को भी प्रोवाइड करेगा, हाई क्वालिटी एडवाइजरी सर्विसेज देगा ये, यही सब है इसमें। है एक हाइड्रोजेल बनाया किसने, आईआईटी गुवाहाटी ने, जो कि ब्रेस्ट कैंसर थेरेपी को ट्रीट करेगा, मतलब ब्रेस्ट कैंसर को ठीक करेगा। हाइड्रोजेल किसने बनाया, आईआईटी गुवाहाटी ने, जो कि हाइड्रोजेल्स आर वाटर बेस्ड होते हैं, 3D पॉलीमर बने होते हैं। ठीक है, ये मिमिक करेंगे लिविंग टिश्यूज को, और ये बायोडिग्रेडेबल भी, याद रखिएगा, और बायो कंपेटेबल भी है। आपसे कह देगा कि हाइड्रोजन क्या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ऐसा नहीं है, वो बायोडिग्रेडेबल है। हाइड्रोजन किसने बनाया, जो ब्रेस्ट कैंसर को टारगेट करता, तो आईआईटी गुवाहाटी। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड बांटे गए। आपको पता है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में लगभग 6 अवार्ड आते हैं, जिसमें मेजर ध्यानचंद अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, ये सब उसी में आते हैं। अब इम्पोर्टेंट इसमें आपको देख लेते हैं कि जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया, उसको इसको गुकेश डी को दिया गया है, हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी के हैं, प्रवीण कुमार जो पैरा एथलीट हैं, मनु भाकर जो कि शूटिंग से हैं। ठीक है, और 6 इलाकों में दिया जाता है। आप मेनली अगर देख सकते हैं, जैसे अर्जुन अवार्ड, अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड, द्रोणाचार्य, अभी देख रहे हैं ना, द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, कोचेस को दिया जाता है। जो द्रोणाचार्य कौन थे, गुरु थे अर्जुन के। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में जो पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है, इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, इट इज गिवन फॉर द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट 4 ईयर। आखिरी के 4 साल देखा जाता है इसमें। और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार में लास्ट के 3 साल देखे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक आया पिग बचरिंग स्कैम। पिग बचरिंग स्कैम मेनली क्या है ये, एक जैसे कि नहीं, आप ऑनलाइन फ्रॉड देखते हैं कि आप इन्वेस्ट कीजिए, आपको इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, आपको ऊपर लगेगा कि हाँ भाई इतना इन्वेस्टमेंट कर, अब 10 लाख, एक का डबल। ऑनलाइन आप नहीं देखे हैं जो हेयर फिल्म कहता है एक का डबल, तो एक ऑनलाइन स्कीम चलाते हैं लोग, कहते हैं आप इतना इन्वेस्ट कीजिए, आपको इतना परसेंटेज मिलेगा, ये फला फला फला। तो इसमें लोग फंस जाते हैं, अपना पैसा डालते हैं, तब तक जो स्कैमर होते हैं लेके भाग जाते हैं। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने कहा कि एक अन्य रिपोर्ट में बोला है कि हाईलाइट द न्यू साइबर फ्रॉड, जिसको न्यू साइबर फ्रॉड उसको कहते हैं पिग बचरिंग स्कैम और इन्वेस्टमेंट स्कैम। इट इज ग्लोबल फिनोमिना एंड इन्वॉल्व्स लार्ज स्केल मनी लॉन्ड्रिंग भी इसमें इन्वॉल्व होता है, इवन इवन साइबर स्लेवरी भी होती है। इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉड इन विच द विक्टिम इज ग्रेजुअली ल्योर्ड, मतलब उसको लालच दिया जाता है धीरे धीरे, इनटू मेकिंग इंक्रीजिंग मॉनेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। आप मनी मनी पैसा अपना कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए टू अ सीमिंगली साउंड इन्वेस्टमेंट। आपको लगेगा कि आप पैसा कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए, एक बहुत ही साउंड इन्वेस्टमेंट है, मतलब बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट, आपको इसका रिटर्न मिलेगा। ठीक है, बिफोर द स्कैमर डिसअपियर्स विद द कॉन्ट्रीब्यूटेड मनी। स्कैमर्स टारगेट मोस्टली अनएम्प्लॉयड, जो बेरोजगार हैं, हाउस वाइफ जो खाली बैठी रहती हैं कहीं कहीं, मतलब जिनको ज्यादा जानकारी नहीं रहती है, और स्टूडेंट्स। ठीक है, अब पर्सनालिटी इन द न्यूज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये 1141 में पैदा हुए थे और 1235 में मर गए थे। ठीक है, इनका जन्म कहाँ होता है, चिश्ती एक जगह है अफगानिस्तान में, वहां पे। और आपकी बात बताओ तो इनको महबूब ए इलाही भी कहा जाता था, महबूब ए इलाही भी कहा जाता था। इन्हीं के सॉरी, इनको नहीं कहा जाता था, इनके एक चेला थे,
निजामुद्दीन औलिया, इनको कहा जाता था महबूब इलाही, ठीक है, इनको नहीं कहा जाता था। और मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, अब देखिए, जो इनके बारे में जान लेते हैं। इज द मोस्ट फेमस सेंट ऑफ चिश्ती ऑर्डर, जो आपको बता दिया मैंने। इनके फेमस डिसाइबल कौन थे? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये कौन थे? इन्हीं, ये जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है ना, इन्हीं के नाम पे आपको कुतुब मीनार दिखता है, कुतुब मीनार, जो कि किसने बनाना स्टार्ट किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। अल्तमस के पहले वाले, इल्तुतमिश के पहले वाला जो राजा था। नसीरुद्दीन चराग, निजामुद्दीन औलिया, इन्हीं को महबूब इलाही भी कहा जाता है, ठीक है। ये देख लीजिए, एक लगभग इनका हुआ है। अभी नरेंद्र मोदी जी ने चदरा भी भिजवाया था, चादर भिजवाया था। और क्या, किस एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें देख लीजिए। पीएम मोदी ग्रीटेड पीपल ऑन उर्स। उर्स क्या है? इसी दिन मरे थे कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वीडियो अंत तक देखा है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई फीडबैक देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगल में हो। जय हिंद, जय भारत।